जब भी हम लोगों से पूछा जाता है व्हाट इज वेल्डिंग, तो हमारा सिंपल सा जवाब होता है टू जॉइन डिफरेंट मेटल सरफेसेस, सिंपली। लेकिन एक्चुअली वेल्डिंग होती क्या है? ज्वाइन करने के तो कई तरीके हैं। जैसे आप स्टेपल कर दीजिए, आप नट बोल्ट की मदद से ज्वाइंट बना दीजिए, आप रिवेटिंग की मदद से ज्वाइंट बना दीजिए, इवन आप ग्लू कर दीजिए, फेविकोल लगा दीजिए, फेविक्विक, फेविबॉन्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे तरीके हैं ज्वाइन करने के। वेल्डिंग इनमें सबसे अलग है। वेल्डिंग का जो अगर आप देखें कि वर्ड मीनिंग क्या होता है, दैट इज सिंपली टू ज्वाइन, ओके। लेकिन ज्वाइनिंग का जो लेवल है वो बाकी सब ज्वाइनिंग से बहुत अलग है। क्या अलग है, आइए जानते हैं। तो होता क्या है, जब आप किन्हीं दो एटम को बहुत पास पास लाते हो, कोई भी दो एटम ले लीजिए, जब आप उन्हें बहुत पास लाते हो, मान लीजिए एक एटम ये है और एक एटम आपका ये है। अब एटम से मेरा मतलब यहां यही है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टू मेटल्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। तो इसके पास अपने कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लीजिए इसका फ्री इलेक्ट्रॉन ये है, और इसके पास अपने कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। जब आप इन्हें पास लाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होंगे, केमिस्ट्री की बात चल रही है। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा। आपको पता है इन दोनों एटम्स के बीच क्या होगा, इन दोनों एटम्स के बीच एक तरह का बॉन्ड बन जाएगा। एक एटम ये है और एक एटम ये है, ये बॉन्ड बन जाएगा। अब ये बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का मतलब होता है ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अब जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होगी, यानी कि इन दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगी, ये जो एक दूसरे से जुड़ने की नेचर है, यानी कि ये जो अट्रैक्टिंग फोर्स इन पर लग रहा है, कौन सा फोर्स बच्चों, अट्रैक्टिंग फोर्स, अट्रैक्टिंग फोर्स, ये जो अट्रैक्टिंग फोर्स इन दोनों एटम्स के बीच में लग रहा है, ये बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। और किस तरीके से बढ़ेगा मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए अगर मैं एक छोटा सा ग्राफ आपको बनाकर दिखाऊं, ठीक है, एक छोटा सा ग्राफ ले लेते हैं बच्चों, ओके, एक ग्राफ ले लेते हैं। मान लीजिए ग्राफ के इस एक्सिस पर है फोर्स और इस एक्सिस पर क्या है बच्चों, आपका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है। ये अब जैसे जैसे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम होगी, अट्रैक्टिव जो अट्रैक्टिंग फोर्स है दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स के बीच में वो बढ़ेगा, ठीक है। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनता है बच्चों, ऐसे ऐसे बनता है मेरा ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है ये तो दिखा रहा है बच्चों अट्रैक्टिंग फोर्स को, अट्रैक्टिंग फोर्स, ठीक है। तो दो एटम्स के बीच की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम होती रहेगी, ये अट्रैक्टिंग फोर्स बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। बट अगर ये हमने बहुत कम कर दी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, तो इन दोनों एटम्स को एक दूसरे में कोलैप्स हो जाना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलते मिलते एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे जैसे आप इन एटम्स को आपस में करीब लाएंगे, वैसे वैसे इनके बीच एक बच्चों याद रखना, आपका रिपल्सिव फोर्स भी जनरेट होगा, रिपल्सिव फोर्स भी जनरेट होगा। तो दिस इज द रिपल्सिव फोर्स, यह है आपका रिपल्जन, रिपल्सिव फोर्स। तो हम ना तो एटम्स को बहुत ज्यादा बिल्कुल एक दूसरे से सटा सकते हैं, और अगर बहुत दूर ले गए तो उनके बीच फोर्स खत्म हो जाएगा। तो दो एटम्स को जब बहुत पास लाते हैं तो ऐसा संभव है कि वो एक दूसरे में समा के कोई एक ही रह जाए, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होता, किसकी वजह से, कि जब जब हम उन्हें करीब लाते हैं तो एक स्थिति ऐसी भी आती है, एक पोजीशन ऐसी भी आती है कि जहां पर इन दोनों एटम्स के बीच एक रिपल्जन फोर्स लगने लगता है। और ये रिपल्जन फोर्स बच्चों याद रखना, एटम्स को एक दूसरे में बिल्कुल एक दूसरे के भीतर घुसने से, एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट करने से रोकता है। नेचर है, क्या कर सकते हैं, ओके। तो ये जो फोर्स आप देख रहे हैं दैट इज रिपल्सिव फोर्स। एक डिस्टेंस ऐसी होती है जिस पर ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं, ये वाली डिस्टेंस,
तो अगर एटम्स के बीच इतनी डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों आपस में बराबर होंगे, और यही पॉइंट कहलाता है बच्चों इक्विलिब्रियम या स्टेबल इक्विलिब्रियम का। स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर क्या होता है, इस पॉइंट पर रिपल्जन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये देखिए सिंगल वैल्यू दे रहा है ये पॉइंट फोर्स की, ये वाली, तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स भी और रिपल्जन फोर्स भी दोनों आपस में बराबर है। तो दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यही अचीव किया जाता है किसकी मदद से, यही अचीव किया जाता है बच्चों वेल्डिंग की मदद से। वेल्डिंग क्या करती है बच्चों, इन मॉलिक्यूल्स को, दो अलग अलग मेटल पीसीस के एटम्स को एक दूसरे के करीब लाती है, इतना करीब लाती है कि उनके बीच एक स्ट्रांग बॉन्ड बन जाए। ठीक है, ऐसा भी ना हो कि वो एक दूसरे से बहुत दूर हो, और ऐसा भी ना हो कि वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो एक दूसरे के बहुत करीब हो, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स ऐसा करने से मना करता है। तो इस लेवल पर जाकर जो बॉन्डिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम वेल्डिंग कहते हैं, उसको हम वेल्डिंग कहते हैं। याद रखना, रिपल्सिव फोर्स का जो स्लोप है वो ज्यादा है कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही दो एटम एक दूसरे से दूर जाएंगे, वैसे बहुत तेजी से रिपल्सिव फोर्स खत्म होगा कंपेयर टू अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स अब भी है, लेकिन रिपल्जन फोर्स बहुत तेजी से कम होगा जैसे ही उनकी डिस्टेंस आपकी क्या होगी बच्चों, आपकी बढ़ेगी। ठीक है, मान लीजिए इस डिस्टेंस पे मैं चेक करता हूं, इस डिस्टेंस पर चेक करने के लिए रिपल्सिव फोर्स की तो वैल्यू आई ये, और बच्चों अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू आई ये देखिए दोनों में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो रिपल्जन फोर्स दूर ले जाने पर एटम्स को बहुत तेजी से गिरता है। गिरता ये भी है, जैसे कुछ ही एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस जैसी एटम के बीच में आती है, वैसे ही अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों खत्म हो जाते हैं। तो इन्हें हमें आपस में मिलाना है। अब सवाल उठता है कि अगर मैं कोई भी दो सॉलिड मेटल लूं और उन्हें आपस में एक दूसरे के पास रख दूं, तो क्या उनमें वेल्डिंग हो जाएगी? नहीं होती है, कभी नहीं होगी। इसके कई कारण हैं, इसके कई वजह है। जैसे पहली चीज, जब दोनों सॉलिड मोड में हैं, तो आप उन्हें कितना ही करीब ले आए, उतनी डिस्टेंस की बात हम कर ही नहीं रहे कि जितनी दो सरफेस को अच्छे से मिलाने पर आ रही। नहीं, हम बात करें कुछ एंगस्ट्रॉम, फ्यू एंगस्ट्रॉम। ये बहुत छोटी यूनिट होती है, आपको पता है, 10⁻⁻10 मीटर। अब इतने मीटर पर ले जाना है आपको, इतने मीटर पर ले जाना है, जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा, दोनों मेटल सरफेस पर अक्सर देखा जाता है कि ऑक्साइड की भी लेयर है, या सरफेस पर गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैस के ऐसे इफेक्ट होते हैं जो कि उनके ऊपर एक लेयर बना देती हैं। अब इन लेयर को आपस में चिपकाना है, इस मेटल पे भी ये लेयर है, इस मेटल पे भी ये लेयर है, अब इन्हें आपस में चिपकाना, इट इज क्वाइट वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसके लिए करना क्या होता है कि पहले आपको ये ऑक्साइड की जो लेयर है, ये एटमॉस्फेरिक जो इफेक्ट की लेयर है, इसको हटाना होता है। जब ये हट जाएगी उसके बाद वेल्डिंग पॉसिबल है। तो क्या अगर ऑक्साइड लेयर को मैं पूरी तरह हटा देता हूं, या इस कंटेमिनेटेड लेयर को पूरी तरह हटा देता हूं, तब भी क्या दो मेटल पीसेस को आपस में रखने पर, बहुत दबा के रखने पर, क्या वेल्डिंग हो जाएगी? स्टिल नहीं होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस तो हम ला ही नहीं पा रहे हैं। तब हम क्या करते हैं, तब हम हीट सप्लाई करते हैं उस ज्वाइंट पर, उस इंटरफेस पर। यानी कि आपका मान लीजिए एक मेटल पीस ये है, और एक मेटल पीस बच्चों आपका इधर ये। अब यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, हीट सप्लाई करते हैं। हीट सप्लाई, जब हीट सप्लाई होगी तो ये जो इंटरफेस है, जिसे हम इंटरफेस कहते हैं, जहां पे दोनों मेटल मिलते हैं, ये इंटरफेस आपकी मेल्ट होगी। क्या होगी बच्चों? मेल्ट होगी, पिघलेगी। और जब पिघलेगी, ये एक दूसरी एटम इधर के इधर आएंगे। बस यही टाइम है बच्चों इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग बनने का। तो वेल्डिंग का काम होता है बच्चों इस मेटल पीस के और इस मेटल पीस के एटम्स को इधर उधर करना, और फिर जैसे ही आप उसे सॉलिडिफाई करते हैं, एटॉमिक लेवल पर एक बॉन्डिंग हो जाती है। दिस इज कॉल्ड वेल्ड ज्वाइंट। दिस इज कॉल्ड वेल्ड ज्वाइंट। तो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग। याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको यह समझाई है। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट? सिर्फ वेल्डिंग की डेफिनेशन में देखिए कितने सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। अब इसी तरह के कॉन्सेप्ट और समझने हैं आपको,
तो आज ही हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए बच्चों, मेक इट इजी लाइव क्लासेस, या हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको दिखाई देगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए एक स्पेशल कोर्स जो मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो उस कोर्स पर क्लिक कीजिए, आज ही उसे परचेज कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड और सबसे कम समझ में आने वाला पोर्शन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। थैंक यू वेरी मच।